Welcome to Common Mind. We are doing the second part of the second paper of 2017. Let us move towards the 61st question. So here it is saying the inverse of the function y is equals to 5 to the power ln x. Here it is given that y is equals to fx. This is our function. Now you have to make it x as a function of y and replace y with x if needed, and this will give you the inverse. Okay, if we have to find the inverse of this function, just take log both the sides, so you will get ln x ln 5. Here from this you will get ln x is equals to ln y upon ln 5. Okay, from here you will get ln x equal to ln of y to the base 5. Okay, from here you will get x equal to e to the power ln y to the base 5. Here from here you will get x equal to y to the power ln e to the power base 5. That means we can write it as x equal to y to the power ln e upon ln 5. ln e is 1, so y is here we can get that x equal to y to the power 1 upon ln 5. X equal to y to the power 1 upon ln 5 is our answer. And here x equal to y to the power 1 upon ln 5 एक इस वाले ऑप्शन में आ रहा है और एक इस वाले ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे y लेस देन 0 है और यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है. अगर हम यहाँ से देखें तो जो 5 जो इसका पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, ये तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. ये जो है आपका ये जो फंक्शन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव. तो जो मेरा y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. अ फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज fx 0 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 0. तो देखिए जब आप इस वाले फंक्शन को देखोगे तो आप यहाँ से पाइएगा कि यहाँ पे आया माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे जो नीचे बाहर आया तो आया मॉड ऑफ एक्स. ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स बाहर आया. अब देखिए मॉड ऑफ एक्स को हम दो तरीके से वापस से लिख सकते हैं. जब यहाँ पे मैं देखूंगा कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर आप ऐसे भी कह दो कि x की वैल्यू जो है 0 प्लस है, तो यहाँ पे -1 होगा क्योंकि ये खुलेगा एक माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये 1 होगा जब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, या फिर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम होगी, है ना. हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन. पहली बात कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पूछ रहा है, तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस पे -1 आ रहा है, 0 माइनस पे +1 आ रहा है और 0 पे 0 आ रहा है, तो तीनों की तीनों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों की तीनों डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है 0 पे डिसकंटिन्यूस है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. देखिए अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस वाले टर्म को तो भी, अगर मैं इसको बोल दूँ, इसको भी तो मैं y बोल सकता हूँ, इसको भी मैं जो लिखा हुआ है ये सेम चीज़ यही सेम चीज़ तो लिखी हुई है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये y लिखा हुआ है. तो यानी कि जो मेरा फंक्शन था वो बन गया y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स टू द पावर y. अब आप क्या करिए, दोनों साइड यहाँ पे लॉग लीजिए, ln y इज इक्वल्स टू y ln cos x. फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी आर गेटिंग 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x प्लस ln cos x dy बाई dx. ठीक है, फिर आप क्या करिए, dy बाई dx को यहाँ लाइए, dy बाई dx को यहाँ लाइए और यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन y माइनस ln cos x इक्वल टू माइनस y tan x. यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx 1 माइनस y ln cos x अपॉन y इक्वल टू माइनस y tan x. उसके बाद यहाँ से आया dy बाई dx की जो वैल्यू है आपकी क्या आ गई, माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस y ln cos x. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है, क्या है मेरा आंसर क्या आया था,
माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस वाई ln cos x, माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस वाई ln cos x। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला कंसीडर द फॉलोइंग x प्लस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। आप चाहे 0 माइनस पुट करिए, चाहे 0 पुट करिए, चाहे 0 प्लस 1 पुट करिए, कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होगा क्योंकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इस वाले की बात करें तो भैया अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो क्या बनेगा, x प्लस कॉस इन्फिनिटी, और x प्लस कॉस इन्फिनिटी होता है वो -1 to 1 जाता है, सबको पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें अगर ये वाला फंक्शन जो है ऑस्किलेट करता है। कॉस इन्फिनिटी का आपने जब ग्राफ देखा होगा तो ऐसे 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 जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब हमने x की वैल्यू इन्फिनिटी तक रख दी, इन्फिनिटी रखोगे तो -1 to 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा, है ना। यहाँ से -1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, ऐसे करते करते ऑस्किलेट करेगा। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे कॉस इनफाइनाइट बन रहा है, और अगर कॉस इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है। इसको कहते हैं ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी बहुत प्रकार की होती है, डिसकंटिन्यूटी, ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नॉर्मल डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, अब इसने बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप रखोगे फिर से वही सेम केस आ जाएगा, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट में आता तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आएगा वो आएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि dy by dx एट अ पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, इफ a of t denotes acceleration of a particle then at it gives the velocity of the particle। ये भी बिल्कुल सही है। जब हमको पता है कि भाई जब हम d by dt ऑफ वेलोसिटी करते हैं तो हमको वहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है, हमको वहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है। तो भैया जिस चीज़ को तुमने डिफरेंशिएट करके वो लाया, अगर तुम उसी चीज़ को वापस से इंटीग्रेट कर दोगे, अगर तुम उसी चीज़ को वापस से इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा, बस काम खत्म। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है इफ एस ऑफ टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी देन ds by dt गिव्स इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, ये वेलोसिटी देता है, ठीक है, ये वेलोसिटी देता है ना कि एक्सेलरेशन। ds by dt हमको क्या देता है, वेलोसिटी, और dv by dt हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा जो है 1 and 2 ओनली होगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे बोला y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे पहले तो आप इसको लिखो cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। नाउ जस्ट रिप्लेस, try to bring it in the form of 1 minus x upon 1 plus x. I mean just take minus common, so here it will be minus of 1 minus x upon 1 plus x plus sin inverse minus में 1 minus x upon 1 plus x। cos inverse minus theta can be written as pi minus cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। Similarly here we can write it as minus sin inverse 1 minus x upon 1 plus x। Now just replace x with tan square theta। If you replace x with tan square theta, here you will get cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. That further makes it pi minus cos inverse. Here it will be 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. It will further make it cos 2 theta minus sin inverse 1 minus. Now here it will also make cos 2 theta. Okay. So by using the logic of f inverse of fx will give you fx. Here it will be pi minus 2 theta. Now from here we can write it as sin inverse sin pi by 2 minus 2 theta. Now pi minus 2 theta minus pi by 2 plus 2 theta. 2 theta minus 2 theta gets cancelled out. We are left with pi by 2. But it is asking us dy by dx. Now what is the value of dy by dx? If this is our y, then मतलब y हमारा pi by 2 है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, because it is a constant term। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें tan x और sec x और tan x को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यू कैन राइट ऑल, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करिए, cos x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे अलग रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा cot इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्स बाई टू को मैं t बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है x बाई टू को t मान लिया है। सपोज x बाई टू को मैंने t मान लिया, सपोज लेट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी, ये आ गया। Here it is integration of cot inverse 1 प्लस tan स्क्वायर टी 1 प्लस tan स्क्वायर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी ऊपर आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस tan t इंटू 1 प्लस tan t, और नीचे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनता tan स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस 2 tan t, यानी कि tan t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस tan t इंटू 1 प्लस tan t, ये बनता। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास आया cot इनवर्स 1 माइनस tan t अपॉन 1 प्लस tan t। अब देखिए या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वापस से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देखोगे, ध्यान से अगर आपने इस फॉर्मूले को देख के कुछ पहचान लिया आपने, तो आप यहीं पे खेल कर दोगे। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप यही पाओगे कि ये लिखा हुआ है, यानी कि tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में tan इनवर्स है, तो भैया एफ इनवर्स ऑफ आ गया, तो सीधे सीधे हमको इंटीग्रेट किसका करना है, पाई बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन x बाई टू। तो पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A function is defined as 0 to infinity by this functions. हमको बोल दिया कि 0 से लेकर 1 में 1 इंक्लूडिंग, 1 से लेकर 2 में 2 इंक्लूडिंग एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी में हमें ये 3 फंक्शंस दिए गए हैं। हमसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेटिव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x है। इस किसी में भी केस में कभी भी 2x नहीं आएगा, या तो माइनस 2x आएगा, या तो 1 अपॉन x आएगा, या तो 0.5 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो गया, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 दे रहा है, 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे दे रहा है 2x भी कहीं पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ए और डी तो गया, है ना। आप ऐसे एलिमिनेट करो। दूसरा हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस 2x है और माइनस 2x है, बिल्कुल सही, यहाँ पे माइनस 2x हो सकता है। इंटरवल अगर आप ध्यान से देखो तो इसने 0 से लेकर 1 दिया हुआ है, 1 को इंक्लूड करके, यानी कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इसने 1 को छोड़ दिया है, यानी कि कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे ना 1 से थोड़ा सा कम, मतलब मैं जो है 1 पे कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। 1 पे मैंने कंटिन्यूटी चेक की, तो आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0, और यहाँ पे आपका आएगा 0, मतलब कि कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस 2x और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स। तो फिर ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है असली में? तो असली में डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम देखेंगे बाय पुटिंग हियर 1। जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आपका आया -2, और यहाँ पे जब जैसे मैंने 1 पुट किया तो ये आ गया आपका 1। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। अब चूंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1। मतलब जब x इक्वल टू 1 में जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके, ये मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो -2x आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने 1 को रखा, और डिफरेंशिएबल तभी होते ही है जब इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यू, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो कहना ये रहेगा कि मैं यहाँ पे 1 को ना लूँ, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी गलत है मेरा, है ना, वो भी गलत है।
यहाँ पे जो मेरा तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 को नहीं लिया है और इस वाले में इसने 1 को ले लिया है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, यानी कि उसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, इसलिए हमें यही वाला इंटरवल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं 69th सवाल। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इन्हीं सब का सवाल है, तो सीधे सीधे हमको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने से पहले अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ये लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आपके पास आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, ये आ गया, ये आपके पास आया। अब ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा, अगर मैं यहाँ पे वेवी कर्व मेथड बनाऊँ यहाँ पे जैसे, यानी यहाँ पे मैं माइनस 1 अपॉन रूट 3 डालूँ और यहाँ पे मैं 1 अपॉन रूट 3 डालूँ, तो ये आपका आएगा प्लस माइनस प्लस। तो मुझे दिख रहा है कि माइनस 1 बाई रूट 3 को डालने पे मुझे क्या मिल रहा है, मतलब जो मेरा माइनस 1 बाई रूट 3 वो मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा, क्या है मेरा लोकल मैक्सिमा, और यह है मेरा क्या, लोकल मिनिमा, है ना। तो लोकल मैक्सिमा को फंक्शन में रख देने से मुझे लोकल मैक्सिमम मिलेगा और लोकल मिनिमा को रख देने से मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ से मैं अगर माइनस 1 बाई रूट 3 रखूँ, माइनस 1 बाई रूट 3 रखूँ, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 2 बाई 3 रूट 3, जब मैंने माइनस 1 बाई रूट 3 रखा, और जब मैं 1 बाई रूट 3 रखूँगा तो कितना आएगा, 1 बाई रूट 3 रखूँगा तो आएगा मेरे पास माइनस 2 बाई 3, यानी कि माइनस 2 बाई 3 रूट 3, माइनस 2 बाई 3 रूट 3 आ रहा है और 2 बाई 3 रूट 3 आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है भैया जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से बड़ी है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है मेरा कि द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लार्जर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। मेरी बात को पहले समझिए, ये जो माइनस 1 बाई रूट 3 है ये है मेरा लोकल मैक्सिमा, और ये जो मेरा 1 बाई रूट 3 है वो है मेरा लोकल मिनिमा। जब मैं इस लोकल मैक्सिमा को फंक्शन में रखूंगा तो मुझे मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जब मैं इस लोकल मिनिमा को इस फंक्शन में रखूंगा तो मुझे मिलेगा लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इन चार, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, इन सब में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट, बिल्कुल सही बिल्कुल पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप मानिए कि मेरे पास कोई फंक्शन आ गया एफ एक्स, जैसे मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स आ गया, तो इसका जो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, एट एक्स इक्वल टू 0। तो कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है ना। दूसरे वाले पे आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में एग्जिस्ट फाइनिटली एट सम पॉइंट्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है कि भैया डेरिवेटिव ऑफ एक्स में एग्जिस्ट फाइनिटली एट सम पॉइंट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट करोगे तो फाइनिटली एग्जिस्ट कर रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट हमसे बोला डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में बी इनफाइनाइट जियोमेट्रिकली एट सम पॉइंट, बिल्कुल सही। देखिए अब सपोज मैं एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, है ना, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया हुआ है मैं उसी का ग्राफ बना देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे जो है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ सभी को पता है कुछ ऐसा जाता है, ऐसे कुछ जाता है ना। तो अगर आप देखोगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ कुछ ऐसे टेंड कर रहा है, ऐसे टेंड करते करते ये ऊपर इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, है ना। ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पाओगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे ना ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ऐसे ऐसे जब आप यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप बनाओगे, है ना, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ऐसा कुछ स्लोप बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चलती चली जाएगी, यानी कि जो उसका स्लोप है, स्लोप कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, यानी कि जो tan थीटा आ रहा है वो आ रहा है आपका इनफाइनाइट। जो स्लोप आ रहा है, स्लोप आपका क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या मे बी इनफाइनाइट, है ना, मे बी इनफाइनाइट एट सम पॉइंट। देखो यहाँ पे आप रखोगे तो आप पाओगे कि ये थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी, इससे लेके चलोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। तो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। मतलब सबके सब एक ही चीज़ है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स में भी इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल एक्सटेंशन, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा, जो है 1 2 एंड 3 सारे के सारे सही हैं।
देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आया करें कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ln x अपॉन x, तो सीधे सीधे हमको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद वहां से लोकल मैक्सिमा निकालना है और इसी में पुट कर देना है। डिफरेंशिएट करते हैं x अपॉन x माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ln x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे कुछ होगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं 0, और यहाँ पे 0 तो पहली बात लेंगे नहीं क्योंकि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 तो वैसे ही चला गया। और एक मेरे पास आ रही है ln x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू e आ रही है मेरे पास। अगर आप e इसमें पुट करोगे तो आप खुद ही पा जाओगे वैल्यू ln e अपॉन e, यानी कि 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई जो है मेरा इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू ई मतलब x का ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम फंक्शन में रख दे तो मेरा मैक्सिमा आएगा, वो आएगा x इक्वल टू ई पे, और जैसे हम रखेंगे तो वहाँ पे 1 अपॉन ई आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हमसे कह रहा है फंक्शन जो है मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, है ना, फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स क्यूब होगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मैंने आपको बार बार ये बताया है। और ये मेरा होगा माइनस एक्स क्यूब कब, जब मेरा एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है फंक्शन ऑड इवन का डिस्कशन कर रहा है ऑप्शन में, तो ऑड इवन में क्या करते हैं हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। जैसे मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। जब यहाँ पे जब चूंकि माइनस एक्स आ गया तो जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है चाहे वो इंटरवल में क्यों ना लिखा हो वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये आपके पास आएगा, ठीक है। कब, जब मेरा जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम माइनस एक्स से उसको रिप्लेस कर देंगे। ये कब आएगा, जब आपका जो है वो लेस देन 0 होगा। तो फाइनली जो मेरे पास फंक्शन आया एफ ऑफ माइनस एक्स, वो आया मेरे पास माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे लिखो माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। कब, जब आपकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है ना, माइनस उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब 0 से बड़ी है, इस वाले केस में क्या होगा माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ये होगा। तो हमको तो दिख रहा है कि भैया अगर सीधे सीधे कोई बच्चा देखे जिसको कुछ अभी तक नहीं पता है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको क्या होगा, तो सीधे सीधे बोलेगा कि भैया ये आ रहा है मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ रहा है वो बेसिकली मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है ना, माइनस है ना, माइनस साइन जैसे मैंने बाहर निकाला तो जो अंदर लिखा हुआ आपका एफ एक्स ही लिखा हुआ, एफ एक्स लिखा हुआ है। इस वाले केस में भी वही चीज़ लिखा हुआ, माइनस मैंने बाहर निकाला तो अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका एफ एक्स। तो बच्चा बोलेगा कि मैंने जो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला वो मेरा आया माइनस ऑफ एफ एक्स। और इस वाले केस में हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है ऑड। क्या करेगा कैंडिडेट, इसको टिक लगा के आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब हम फंक्शन को डिफाइन करें और उसके इंटरवल चेंज ना हो। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो इन दोनों के इंटरवल चेंज हो गए। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो था वो यहाँ पे बन गया आपका x लेस देन इक्वल टू 0। तो जब आपने इंटरवल ही पूरा चेंज कर दिया फंक्शन का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है। वो आप तब कह सकते थे जब यहाँ पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, ये दोनों इंटरवल सेम होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बदल गए हैं, दोनों इन लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, जो ग्रेटर था वो लेस देन बन गया, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन बन गया। तो हम जब भी फंक्शन ऐसे जब भी फंक्शन रीअरेंज होते हैं, लेकिन अगर इंटरवल चेंज हो गया तो वो फंक्शन नाइदर इवन होते हैं नॉर ऑड होते हैं, दे आर नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। ये स्पेशल एक्सप्लिसिटली स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो कि नाइदर इवन होते हैं नॉर ऑड होते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अब देखिए हमसे कह रहा है I1 की वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन एक्स, यानी कि e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है मेरा। अच्छा पहले हम I3 निकाल देते हैं, उसके बाद I2 निकालेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, अगर आप साइन एक्स को t मानते हो तो cos x dx आपका क्या हो जाएगा dt, cos x dx आपका क्या हो जाएगा dt। तो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt, यानी कि e की पावर t, यानी कि e की पावर साइन x जो है मेरा आंसर आ गया। e की पावर साइन x जो है मेरा जो है वो आंसर आया है स्टेटमेंट नंबर I3 का, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर I1 का है मेरा e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं I2 का निकाल देता हूँ। क्या निकालना है मुझे, I2 का I2 निकालते हैं। I2 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो h की वैल्यू 0 दी हुई है इसमें पुट करिए और लिमिट का जैसे वैल्यूएट करते हैं वैसे करिए। h की वैल्यू 0 दी हुई है, यहाँ पे 0 रखिए तो क्या आएगा आपका e टू द पावर साइन एक्स माइनस e टू द पावर साइन एक्स 0, और यहाँ पे भी h 0 है तो 0/0, ये 0/0 आया तो सीधे सीधे क्या लगाना है L हॉस्पिटल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जितने भी अभी तक L हॉस्पिटल वाले केसेस लगाए उनमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था x टेंडिंग टू 0, वहाँ पे क्या दिया हुआ था x टेंडिंग टू 0, है ना, यानी कि x ही वेरिएबल था और x के अलावा और कोई वेरिएबल था तो उसको हम कांस्टेंट एज ए ट्रीट कर लेते थे, है ना। अगर x को तो हम x वेरिएबल था लेकिन यहाँ पे h दिया हुआ है,
इस वाले केस में वैसे हम पहले वाले एग्जांपल्स में करते थे कि x के अलावा जो और कोई वेरिएबल दिया था उसे हम कांस्टेंट मान लेते थे लिमिट वाले फंक्शन में लेकिन यहाँ पे हमको h जो है वो है मेरा वेरिएबल, यानी कि h के अलावा जितने और यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, ये जो x आपको दिख रहा है और ये जो x आपको दिख रहा है, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट दे विल बी ट्रीटेड। यानी कि ये जो है आपका, ये जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई। h के अलावा h के अलावा कोई और वेरिएबल आपको दिख रहा है, वो सीधे सीधे उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाता है ना। जैसे मैंने एल हॉस्पिटल लगाया, इन सब का डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा e टू द पावर साइन x, है ना, e टू द पावर साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। अब देखिए प्लस एच मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी h की वैल्यू जीरो, तो जीरो पुट करके ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म। और नीचे क्या आया 1, तो मेरा क्या आया फाइनल आंसर इसका e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना, e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स, ये मेरा आंसर है। अब हम ऑप्शन 1 बाई 1 चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2, क्या I1 नॉट इक्वल टू I2, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ I3, अगर आप I3 का डी बाई डी एक्स निकालोगे, यानी कि इसका जब आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। तो क्या जो e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स है वो I2 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल I2 के बराबर आ रहा है, e टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। तो मेरा स्टेटमेंट नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा बी वाई प्लस के, इंटीग्रेशन इसका करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए एक्स प्लस एच इंटीग्रेशन डी वाई, है ना, यहाँ पे डी वाई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका डी एक्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे के आएगा ना, सॉरी यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एच एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊं, इसको सबको इधर ले आते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। नाउ इट सेज दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ओनली व्हेन। अब हमको क्या करना है, ये जो मेरे पास इक्वेशन आया है, ये जो मेरे पास, अगर मैं इसको टू सेट करूँ, सब जगह 2 से करूँ, तो आपके पास आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ये आएगा मेरे पास इक्वेशन फाइनली। अब मुझे करना है कि भैया मुझे इस सर्कल को इक्वेशन बनाना है, तो इस सर्कल को इक्वेशन बनाने के लिए, इस सर्कल को जो है इक्वेशन बनाने के लिए मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो, यानी कि जो ए की जो ये जो माइनस बी लिखा हुआ है, ये जो माइनस बी है इसको मुझे ए बनाना ही पड़ेगा, इसको जो है मुझे ए बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर मैंने ए माइनस बी को मैंने ए बना दिया तो मेरे पास क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। फिर हम ए से डिवाइड कर देंगे सारा, तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h अपॉन ए इंटू एक्स माइनस 2ky अपॉन ए। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरा मतलब ये था कि देखिए ये फाइनली जो है इक्वेशन के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में जो है इक्वेशन आ गई है ना। तो जब वो तभी आएगी जब मैं माइनस बी को जो है ए से रिप्लेस करूँगा, माइनस बी को जो है मैं ए से रिप्लेस कर दूंगा, तभी होगा। तो मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि ए इक्वल टू माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सवाल, IIT JEE में भी आ चुका है, देखिएगा। मतलब इतना छोटा सवाल नहीं आया था, इसका एक कंटिन्यूएशन में किसी पार्ट के कंटिन्यूएशन में IIT JEE में पूछ लिया गया था। तो मतलब एक अच्छे पैटर्न ही फॉलो हो रहा है कि इन लोगों ने भी इसको पूछना शुरू किया है ना। देखिएगा ध्यान से, हमसे कह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 रखने के बाद क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 रखोगे तो आएगा साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, यानी कि 1 अपॉन पाई अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई, है ना। तो मेरे पास जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन पाई। दूसरा, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा इन्फिनिटी रख दोगे तो आएगा कॉस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी।
तो कॉस इन्फिनिटी मैंने अभी अभी आपको बताया, एक क्वेश्चन में आया था वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाले में, कि जब भी कॉस इन्फिनिटी आता है तो आप सभी ने कॉस एक्स का ग्राफ देखा हुआ है, ऐसे 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 चलता जाता है। यानी कि इन्फिनिटी रखोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे तो माइनस ये -1 से लेकर 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा। क्या करेगा? ऑस्किलेट, ये ऑस्किलेट करेगा, है ना। तो कॉस इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ -1 to 1, एनीथिंग, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है मेरा? इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? ऑलवेज इट इज़ 0। तो मेरी जो m की वैल्यू है वो है 0, और जो मेरे पास l की वैल्यू है वो आई है 2/π। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला इंटीग्रेशन 1 + sin x/ 2। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको आप लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin मतलब x/2 नहीं, x/4, सॉरी x/4 प्लस 2 sin x/4 cos x/4। ध्यान से आप देखोगे तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x/4 प्लस cos x/4 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ sin x/4 प्लस cos x/4, ये आपके पास आ जाएगा मॉड में, ठीक है। अब चूंकि ये मॉड में आया तो यहाँ पे मुझे इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से लेकर पाई में, है ना। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे जो इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से लेकर 2π दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं तो ब्रेक होंगे ही होंगे, और तो इसलिए हम ना इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो जो मेरे पास फंक्शन आया था वो क्या आया था? मॉड ऑफ sin x/4 प्लस cos of x/4। तो अगर मैं sin x/4 और cos x/4 का ग्राफ बनाऊं तो देखिएगा कैसे इसका ग्राफ बनता है। sin x/4 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे 0 आएगा। जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू 2π रखोगे, 2π/4 यानी कि π/2, तो 2π पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी कुछ ऐसे 1, है ना, कुछ 1 आएगी। नॉर्मल से थोड़ा सा अलग ग्राफ हो बनेगा, ठीक है। जो 2π है इसकी वैल्यू आएगी 1, फिर यहाँ से गिरते 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 ऐसे 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 ऐसे। वैसे तो हमें इंटरवल हमको 2π तक ही दिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे जो है ये 2π तक आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको, अगर मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली 4π हो जाएगा। अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसे गिरेगा, या अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे यदि मैं 2π रख दूँ तो π/2 यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ग्राफ जो है मेरा ऐसे आएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे जाएगा ऐसे। तो लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करनी है, तो मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा, अगर मैं इन दोनों के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसको मैं यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगा? दोनों को इक्वेट कर देते हैं, sin x/4 इक्वल टू cos x/4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan x/4 इक्वल टू 1, ये आएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू tan π/4, यानी कि x की इक्वल टू पाई आ जाएगा, हाँ ना, x इक्वल टू पाई, ये, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे करूँ, मुझे क्या दिया था? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2π, इसके बीच में दिया था। तो मुझे पहले 0 से लेकर पाई और फिर पाई से लेकर 2π में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसको तोड़ूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई में कौन बड़ा मुझे दिख रहा है? 0 से लेकर पाई में मुझे जो है cos x बड़ा दिख रहा है। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये जो मेरा ग्रीन वाला ग्राफ है, ये मेरा cos x का ग्राफ है, और ये जो मेरा ब्लू वाला ग्राफ है ये मेरा sin x का ग्राफ है, ठीक है। तो 0 से लेकर 0 से लेकर पाई में कौन सा बड़ा है? cos x। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मतलब cos x/4, सॉरी cos x/4 sin x/4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आपका आ जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ sin x/4 प्लस cos x/4 प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2π,
अब इस वाले केस में पाई से लेकर 2 पाई में कौन सा बड़ा है, ये ब्लू वाला ग्राफ बड़ा है ना, ग्रीन वाला नीचे जा रहा है, ब्लू वाला ऊपर जा रहा है। तो चूंकि ये बड़ा है तो यहाँ पे साइन x/4 बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि साइन x/4 प्लस कॉस x/4 ये होगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, माइनस साइन x/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x/4 का होता है माइनस कॉस x/4। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस x/4 और डिवाइड बाई और 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर पाई तक। फिर यहाँ पे आपका जो है माइनस कॉस x/4 का इंटीग्रेशन होगा, तो कॉस x/4 का आपको पता ही है कि साइन x/4 होता है इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे आएगा 0 to पाई, ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपके पास साइन x/4 का ग्राफ आ जाएगा आपका माइनस कॉस x/4 इंटू 4 पाई से लेकर 2 पाई, यहाँ पे आएगा प्लस में आपका साइन x/4 इंटू 4 कहाँ से कहाँ तक, तो पाई से लेकर 2 पाई तक। इन सभी को सॉल्व करते कितना आएगा, 4 कॉस, यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो आएगा मेरे पास कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस 4 बाहर आया तो आपके पास आएगा साइन π/4, साइन π/4 माइनस साइन 0 प्लस यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो -4 यदि मैं बाहर निकालूँ यहाँ से तो आपके पास आएगा कॉस π/2 माइनस कॉस π/4 प्लस 4 साइन π/2 माइनस साइन π/4, ये आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रख के आंसर निकालिए। तो यहाँ आपके पास आएगा 4, यहाँ पे आपके पास आएगा -2 -4, यहाँ पे आपके पास आएगा 1/√2, यहाँ पे आपके पास आएगा -4 और ये आपके पास आएगा 0 माइनस, यानी कि -1/√2 प्लस 4। छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, देखिएगा क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ना जो है, यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे π/4 होगा, ये थोड़ा सा गलती से लिख दिया था। ये आपका हो जाएगा 1/√2 - 1, यानी कि यहाँ पे ये ना होके आपके पास होगा 4 इंटू 1/√2 - 1, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं लास्ट में लिख रहा था प्लस 4 इंटू 1 - 1/√2, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 1/√2 + 1 होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, ये आपका बन जाएगा 8, है ना। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 8, है ना, 8 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखिए जो ये वाला कर्व होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 कर्व आपको मिलेंगे, एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आपका आएगा 1,0, यहाँ पे आएगा आपका 0,1, तो यहाँ पे आपका 1 और 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा √2। तो √2 जो है आपका वो है आपका साइड लेंथ, और चूँकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर, तो वही मेरा आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If x is any real number then x square plus 1 upon 1 plus x to the power 4 belongs to which one of the following intervals। देखिए सीधे सीधे हमसे इसका रेंज पूछ रहा है कि भैया ये इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए मुझे f' वहाँ से निकालूंगा, वहाँ से मैं इसको 0 करके वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालूंगा और x की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि लिखा हुआ है 2x प्लस 2x to the power 5 माइनस 4x to the power 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 2x to the power 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आपको मिल रहा है माइनस में, अगर x कॉमन लोगे तो आएगा x to the power 4 - 1 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के साथ x स्क्वायर - 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि x की वैल्यूज़ आ रही है 0 और x की वैल्यू आ रही है +-1। तो 0 चाहे 0 रख दो और +-1 रख दो और फिर यहाँ से आपका रेंज निकल आएगा।
जीरो रख दोगे तो यहाँ पे अगर जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, और वहाँ पे वन रहेगा, -1 रखोगे तो आएगा 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2। तो 0 क्लोज ओपन ब्रैकेट और 1/2 क्लोज ब्रैकेट। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी होता है उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका f ऑफ x माइनस h माइनस ऑफ f x अपॉन माइनस h, ये आएगा। तो यहाँ पे आप f ऑफ x माइनस h रखिए। जैसे आप यहाँ पे f ऑफ x माइनस h रखेंगे तो आपके पास आएगा GIF ऑफ x माइनस h साइन पाई x माइनस h, ये आएगा माइनस ऑफ f ऑफ x, यानी कि ये GIF ऑफ x इंटू साइन पाई x अपॉन माइनस h, ये आया। इसको ऐड बोला एट x इक्वल टू k, तो यहाँ पे k रखिए तो आपके पास आएगा k माइनस h साइन ऑफ पाई k माइनस h माइनस यहाँ पे आपके पास आएगा GIF ऑफ k साइन पाई इंटू x साइन पाई इंटू k अपॉन माइनस h, आया। GIF ऑफ k तो k हो जाएगा, और GIF ऑफ k माइनस h क्या हो जाएगा, h से छोटी वैल्यू आपकी हो जाएगी k माइनस 1। तो k माइनस 1 इंटू साइन पाई k माइनस पाई h माइनस इसका हो जाएगा k साइन पाई k अपॉन माइनस h। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि k की वैल्यू 1 2 3 4 रख दोगे तो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 ऑलरेडी हमेशा 0 होता रहेगा। तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पाओगे तो अगर k की वैल्यू 1 है, तब तो ये साइन पाई एच आएगा। लेकिन अगर k की वैल्यू 2 है तो माइनस साइन पाई एच आएगा। फिर k की वैल्यू 3 है तो ये आपका आ जाएगा साइन पाई एच। फिर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू होगी माइनस साइन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस k माइनस 1 इंटू साइन पाई एच अपॉन माइनस एच, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि साइन एच और ये जो इतना जो है साइन एच अपॉन एच, ये जो इतना टर्म है वो बेसिकली कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस माइनस k माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 1 या -1। तो -1 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो आपका बनेगा -1 टू द पावर k इंटू k माइनस 1 इंटू पाई। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला f of x इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1 देन ऑन द इंटरवल 0 to पाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड 1 अपॉन एफ एक्स। तो 1 अपॉन एफ एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 उधर जाएगा तो आपका आएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अब देखिए 1 अपॉन x जो है मेरा वो 2 पे तो 2 पे जो है मेरा डिसकंटिन्यूस है। चूँकि 2 पे डिसकंटिन्यूस है तो ऑप्शन नंबर बी तो गया, ऑप्शन नंबर बी गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला कि इसने एफ इनवर्स एक कंटिन्यूस है बल्कि डिसकंटिन्यूस है। ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। हमसे फिर tan ऑफ जी इसका भी पूछ रहा है कि tan ऑफ GIF ऑफ एफ एक्स, है ना, यानी कि tan ऑफ GIF ऑफ x बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इससे पूछ रहा है। अब पूछा है कि भैया इसका डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। x की वैल्यू हमको दे रखी है 0 से लेकर पाई में, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे निकाला कि x की वैल्यू 2 है तो जो 2 है आपका वो इस इंटरवल में लाई भी कर रहा है, तो है ना, उसे इसलिए वो वैलिड है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो GIF ऑफ x बाई 2, x जो है 0 से लेकर पाई में है तो x बाई 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब 0 से लेकर पाई बाई 2 में आपके पास कितने GIF आ जाएंगे, एक आपका आएगा 0, एक आपका आएगा 1, है ना, 0 और 1 में आएगा। तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ -1 एक आएगा और आपके पास एक आ जाएगा tan ऑफ 0। तो भैया ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं। दोनों जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से लेकर पाई में दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं। वैल्यूज़ तो सेम होनी चाहिए थी, है ना। तो जो है मेरा ये दोनों ही यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है, दो बोथ आर डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है मेरा, यहाँ पे ऑर्डर मेरा 2 है और डिग्री कितना है मेरा 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं।
y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को tan थीटा, अगर मैं x को यहाँ पे tan थीटा रख दूँ तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आपके पास क्या आएगा एफ एक्स। और थीटा क्या था मेरे पास, थीटा था मेरे पास यहाँ से tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा आपका क्या, एफ डैश एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एफ डैश एक्स हमारे पास दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। यहाँ पे इंटरवल हमको दो अलग अलग दिए हुए हैं, कौन कौन से, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 और मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये हमको दिया हुआ है। तो इंटरवल की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मुझे ये मिल गया। अब लेकिन हमको इंटरवल चाहिए, इंटरवल अब इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जाहिर सी बात है सभी को पता होता है कि भैया जो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, यहाँ पे जो एक्स हम लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, -1 से लेकर 1 तक लेते हैं, है ना, यानी कि मॉड ऑफ एक्स जो है मेरा -1 से 1 के बीच में रहता है। तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो पहले इसका डिफरेंशिएट निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट निकालेंगे तो आएगा हाफ अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस यानी कि प्लस इंटू 2x। अब भैया चूंकि इसको डिफरेंशिएबल होना है, इसको डिफरेंशिएबल होना है तो ये जो अंदर इसके टर्म लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 इज़ ग्रेटर देन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो 1 इज़ लेस देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। चूँकि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, लॉग लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे पूछा है इन सब की मैक्सिमम वैल्यू, तो जब देखिए ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, है ना, इन सब में आपके पास ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, जब भी आपके पास a साइन x प्लस b कॉस x इस वाले फॉर्म में दिया हो, जो कि इन सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसकी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2, तो a का 2 हो जाएगा। इसकी कितनी आएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अंडर रूट 5, इसका क्या हो जाएगा रूट 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4, है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे पूछा एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 देन एफ एक्स इज एफ एक्स। देखिए एफ एक्स यहाँ पे अगर आप रखोगे 0 पे हमसे पूछ रहा है, तो भैया 0 पे तो कंटिन्यूस दिख रहा है हमको, है ना, 0 पे हमको जो है कंटिन्यूस दिख रहा है, क्या डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स टू द पावर 3/2, जो आपका एफ एक्स आएगा एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 3/2 रूट एक्स माइनस एक्स हाफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आएगा आपके पास। तो हम देखें ध्यान से, हमें ये मेरा आ गया एफ डैश एक्स, क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आ गया। तो अगर आप देखो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आएगा आपके पास, तो आपके पास -1 आ गया, मतलब डिफरेंशिएबल तो है, डिफरेंशिएबल है, तो हमारा डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, ग्राफ का सवाल है कोई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो बेसिकली 1 होता है, लेकिन एक बात का खासा ध्यान रखिएगा कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए तो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पहला तो गया, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला आपका हो जाएगा सही, है ना, वाई इक्वल टू 1 जो है वो होना चाहिए, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आप 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। f x equal to g I over 1/4 plus n by 100 where g of x denotes the integral part of x, then the value of this
अगर इसकी बात करें तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा GIF ऑफ 1/4 प्लस 1/1000। पहली बात तो एक प्रॉपर्टी आप सभी को पता होनी चाहिए, क्या, कि जब ऐसे लिखा हो ना GIF ऑफ x प्लस माइनस एन, तो उसको हम लिखते हैं GIF ऑफ x प्लस माइनस एन, यानी कि जो n है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है 1/4, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे पास जो f ऑफ n आएगा वो आएगा बेसिकली 1/4 प्लस GIF ऑफ n/1000। तो यहाँ पे आप पुट करते रहिए, क्या आएगा 1/4 प्लस, अगर 1 रखोगे तो GIF ऑफ 1/1000 आएगा, फिर यहाँ पे 1/4 रखोगे, 2 रखोगे तो 2/1000 आएगा, है ना। ऐसे करते करते जाओगे, जहाँ पे 1/4000 टाइम आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 1000/1000, ये आएगा। तो 1000 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 1000 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसका और इन बीच सबका, इसको छोड़ के इन सब का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 1/4 1/4 1/4 सब, ये वाला और ये वाला सब ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1000/4 प्लस ये आखिरी में जो बचा है इसका कितना आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 250 और प्लस 1, यानी कि 251 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ ln x होल इनवर्स dx माइनस ln x होल टू द पावर माइनस 2 dx। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x टू द पावर माइनस 2 dx, या फिर 2। तो इन वाले केसेस में ना हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, बाकी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x इंटू 1 dx, ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोगों u इंटू वी लगा दो, ठीक है। u इंटू वी जैसे लगाओगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दो, ये आपका हो जाएगा u मैंने इसको माना है u और इसको मैंने माना है v, तो आपके पास हो जाएगा u इंटीग्रेशन v माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u, इंटीग्रेशन v का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास क्या बचा 1/ln x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x का होल स्क्वायर, ये आया। लेकिन अभी यहाँ भी बचा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x का होल स्क्वायर dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या बचा x/ln x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे बोल रहा है कि सरफेस एरिया जो है ना, हमें एक ऐसा सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो, और वो सिलेंड्रिकल जार को हम किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक मेटल शीट से जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, यानी कि कुछ कांस्टेंट है। सपोज हमने उसका सरफेस एरिया मान लिया कि s दिया हुआ है। चूँकि हमको बनाना है विदाउट अ लिड मतलब जैसे यहाँ पे इसका बेस है, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये ऐसे खुला हुआ रहेगा ना। तो हमें इतना सरफेस एरिया की शीट चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr², अगर मैं इसका डायमीटर d मान लूँ तो πd²/4 हो जाएगा। और इसका जो है कितना हो जाता है 2πrh, यानी कि πdh है ना, पाई इंटू डी इंटू एच। अगर हाइट h मान लें और डायमीटर इसका d मान लें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा πdh प्लस πd²/4, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर हम देखें h हाइट निकालें यहाँ से, तो h आपके पास आ जाएगा कितना s माइनस πd²/4 इंटू 1/πd। तो यहाँ पर आपके पास आएगा h इज इक्वल टू s/πd माइनस d/4, ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। πd माइनस d/4, द कैपेसिटी और वॉल्यूम v ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज। तो अब देखिए जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम आपका सिलेंडर का कैसे दिया जाता है πr²h, यानी कि πd²/4 इंटू एच, ऐसे दिया जाता है। अब यहाँ क्या करिए, जो h की जो वैल्यू उसको यहाँ पे उठा के पटकिए, तो आपको हो जाएगा πd²/4 इंटू s/πd माइनस d/4। इसको क्या करिए, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे आप d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास π/4 आएगा sd/π माइनस d/π, यह आपके पास आया। ये आपके पास आएगा π/4, ये आपका dv/dd में निकाल लो यहाँ पे, तो π/4 इंटू s/π माइनस d³ है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3d²/π। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, जैसे इसको 0 से इक्वेट किया तो जो आपके पास सरफेस एरिया निकल के वो कितना आ गया 3d²
तो या 3πd² अपॉन 4 है ना, ये आपके पास जो है निकल के आया सरफेस एरिया इसका 3/4πd²। और हमने ऑलरेडी वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू है इसमें उठा के पुट कर दीजिए, इसमें उठा के पुट करेंगे तो आपको कितना आएगा, πd²/4 इंटू 3/4d माइनस d। अच्छा ये तो मैक्सिमम वैल्यू होंगे, हमको हाइट चाहिए ना, हाइट, अगर हाइट चाहिए तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू रख दो, जैसे एस की वैल्यू आई है 3d²/4, तो यहाँ पे उठा के रखो, यहाँ पे उठा के रखोगे तो कितना आएगा हाइट आपका आ जाएगा 3d², यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 इंटू डी बचेगा, 3/4d माइनस d/4 यानी कि d/2। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2h, यानी कि जो मेरा डायमीटर है वो है मेरा 2 टाइम्स द हाइट। ठीक है, डायमीटर ऑफ द जार मस्ट बी k टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे या इंटीग्रेशन ऑफ tan x 0 से लेकर π/4 लिमिट बाद में रख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x रूट cot x है ना 0 से लेकर π/4। देखिएगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा फाइंड करना है जैसे कि इसका थोड़ा सा मेथड अलग होता है, इसमें क्या करना होता है, जैसे मुझे कुछ ऐसा चाहिए यहाँ पे मुझे क्या ऐसा कर दूँ जिससे कि मेरा डेरिवेटिव आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो मेरा डेरिवेटिव आ जाए ये वाला। तो ऐसी बात है, क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए मेरे पास, कॉस एक्स या फिर क्या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो होना चाहिए है ना। यानी कि जब हम d/dx ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसको, ये जो इसके रूट में लिखा हुआ है ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको मैं इस वाले फॉर्म में लाना चाहूँगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि यहाँ से देखें तो जो मेरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स है वो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा ऊपर √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ नीचे आएगा तो अंडर √2 में इसको बाहर निकलने आएगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर√1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिएगा अब मैं क्या करूँगा, चूँकि मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला कि ये जो दिया हुआ है इसका, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानता हूँ तो ये मेरा दिया हुआ एफ डैश एक्स, ये मेरा दिया हुआ एफ डैश एक्स है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा, अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानूंगा तो मेरे पास आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू डी टी आएगी। तो ऊपर क्या लिखा है मेरा डी टी और नीचे क्या है मेरा अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका होता है साइन इनवर्स टी, यानी कि √2 साइन इनवर्स टी ये होता है, यानी कि √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर आपका था π/4 तक, तो कर लेते हैं।
यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो वैल्यूज़ पुट करोगे क्या आएगा, √2 π/4 π/4 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में आएगा तो आएगा √2 साइन इनवर्स 0 माइनस, यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस है ना, -1/√2 आएगा। तो यहाँ पे जैसे माइनस बाहर निकलेगा तो आएगा √2 साइन इनवर्स 1/√2 1/√2। तो ये आपका आ जाएगा √2 × π/4, ये आएगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 1/√2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, 1 - 1 आएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे -1 है, 1 माइनस साइन बाहर आएगा तो आएगा मेरा √2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो √2 × π/2 यानी कि π/√2 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, π/√2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, हमसे बोला है फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस सेट। मतलब कहने का मतलब ये कि हमसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ देख देता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है कि फंक्शन जो है मेरा g(x² माइनस g(x) है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, और g क्या है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मुझे जो f(x) दिया हुआ है वो बेसिकली है gi(f(x) का होल स्क्वायर माइनस gi(f(x), ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऑल इंटीजर्स पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, देख लेते हैं। 1 पे है क्या, 1 पे इसका 1 प्लस पे देखेंगे तो आएगा 0, और 1 माइनस पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 है तो 0 आ रहा है। अगर 1 प्लस पे देखेंगे तो 0 आ रहा है, और 1 माइनस पे देखेंगे 0 आ रहा है। 2 प्लस पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 पे तो ये कंटिन्यूअस है ना, 1 पे ये कंटिन्यूअस है। 0 पे देख लेते हैं, 0 पे 0 आएगा, 0 प्लस पे 0 आएगा, 0 माइनस पे कितना आ जाएगा, 1 - 1 1 + 1 2 आ जाएगा। तो भैया ये सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट वाला सवाल पे आते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मिनिमम ऑर्डर by eliminating the arbitrary constants a and c in the equation y is equal to a sin x plus c plus cos x plus c। देख लेते हैं, तो जो हमको फंक्शन दिया हुआ था क्या था, वो y इज इक्वल टू ए, एक मिनट, दिया हुआ था y इज इक्वल टू ए साइन x प्लस सी प्लस कॉस x प्लस सी, ये दिया हुआ था। तो हमको बोल रहा है कि ये मिनिमम ऑर्डर चाहिए। मिनिमम ऑर्डर क्या होता है, इसको हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है ना, एक है a और एक है c। तो 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा y डैश इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस x प्लस सी माइनस साइन x प्लस सी, ये आएगा। फिर यहाँ पे आएगा y डबल डैश इक्वल टू a माइनस साइन x प्लस सी माइनस कॉस x प्लस सी, y डबल डैश इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे अंदर क्या बचा, साइन x प्लस सी प्लस कॉस x प्लस सी, ये बचा। यानी कि y डबल डैश इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, आपका y लिखा हुआ है। तो y डबल डैश इक्वल टू -y, यानी कि y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स x इज ग्रेटर देन साइन x फॉर ये तो भैया थ्योरेटिकल है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, ये थ्योरेटिकल है, ये तो आपको याद करना ही पड़ता है कि x इज ग्रेटर देन साइन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। x माइनस साइन x इज एन इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर ऑल, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर आप इंक्रीजिंग निकालोगे, f डैश x निकालोगे इसका, x माइनस साइन x का, तो आपके पास आएगा क्या, 1 माइनस कॉस x। तो ये cos x जो है मेरा, वो हमेशा जो है मेरा -1 से 1 लाई करता है, हाँ ना। तो यहाँ पे आपका -1 माइनस कॉस x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर 2 तक, यानी कि जो मेरा f डैश x वो हमेशा पॉजिटिव है, f डैश x मेरा हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि x माइनस साइन x जो है वो मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0, f डैश x जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। यानी कि f(x) जो है मेरा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। चूंकि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा तो x माइनस साइन x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो x इज ग्रेटर देन साइन x आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है,
देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव इंटू एक्स. नाउ जस्ट डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 1 अपॉन वाई या फिर बाई वाई स्क्वायर, है ना. जब मैंने सारे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे आया मेरे पास माइनस 1 अपॉन वाई फाइव डैश एक्स अपॉन फाइव एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन फाइव एक्स. ये आया मेरे पास, है ना. तो यहाँ से आप ये देखिएगा, उसके बाद ये इस फाइव एक्स को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आएगा, या फिर माइनस फाइव एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस इंटू माइनस ऑफ फाइव एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन वाई प्लस फाइव एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा सिर्फ फाइव डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये बचेगा, है ना. ये बचा. अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो वही बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, है ना. इसको ऐसे लिख सकते हैं. फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ तो आपके पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू फाइव एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये आएगा. यानी कि 1 अपॉन वाई इंटू फाइव एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपके पास आ गया कि जो y है dx को उधर भेजेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा x प्लस सी. तो जो मेरा y या फिर जो मेरा x है वो आया y है वो आया है x या फिर x अपॉन 5x प्लस सी, ऐसा भी कह सकते हैं. या फिर आप ऐसा कह दो कि y इज इक्वल टू 5x अपॉन x प्लस सी. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है. एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 4x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स अपॉन एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इंटू जी. अब देखिए हमको कह रहा है कि तुम पहले इसकी वैल्यू निकालो g ऑफ दिस. तो g ऑफ दिस यहाँ पे रखोगे तो आएगा ln ऑफ 1 प्लस e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1. तो यहाँ पे हो जाएगा ln e प्लस 1 प्लस e माइनस 1 2e अपॉन e प्लस 1 माइनस e प्लस 1 2. तो ln e कितना होता है 1. तो हमको बेसिकली यहाँ पे 1 की वैल्यू रख के आंसर निकालें तो आएगा 5/5 विच इज़ 1. आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला. ठीक है. तो अगर आप देखे होगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं C1 को लिख देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना. और C2 को मैं लिख देता हूँ C2 प्लस C3. तो यानी कि C1 में सारे के सारे ऐड कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1. यहाँ पे आएगा आपका अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा आपका बीटा और यहाँ पे आपका आएगा गामा. यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर. ये मैंने अप्लाई किया. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस किया और R2 को मैंने R2 माइनस R3 से रिप्लेस किया. तो जो मेरे पास फाइनल डिटर्मिनेंट आया वो कितना आया, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा मेरा अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे आएगा मेरा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 0, यहाँ पे आएगा मेरा बीटा माइनस गामा और यहाँ पे आएगा मेरा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा मेरा 1, यहाँ पे आएगा गामा, यहाँ पे आएगा गामा स्क्वायर. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा. ठीक है. तो इसको एक्सपेंड करते हैं और फर्दर, तो आपके पास आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा. तो यहाँ पे आपके पास आएगा, अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो आएगा मेरे पास बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बीटा. तो यहाँ से ये गया. तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, है ना. तो ये सब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए.
हमसे पूछा है इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक एलिमेंट का यहाँ पे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 1, फिर इसका कोफैक्टर कितना होगा, माइनस में अगर लेंगे तो इसका हो जाएगा -2, इसका कोफैक्टर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 6, माइनस में इसका लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा -6, इसका लेंगे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -3 प्लस इस वाले एलिमेंट का लेंगे तो कितना होगा -2 माइनस +4 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा +1। ये आ गया मेरा कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। अभी जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है इसको अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, और जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक है। देखिएगा ये आएगा मेरे पास 1 -2 6, 1 -2 6, यहाँ पे आएगा -6, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। और कुछ देख लेते, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे अगर प्लस लेके चलेंगे तो आएगा +1, यहाँ पे लेके अगर चलेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे अगर आपको कितना चाहिए -3 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस -2 माइनस +4 +1, हाँ बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 -2 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 1 -3, और यहाँ पे आएगा -2 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसके बाद उसका एडजॉइंट, उसके बाद उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो वहाँ से मेरे को एडजॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमको दिया सारे में सब में ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो -2 2 2 -2 -2 2 2 -2, यहाँ पे कितना आएगा 4 + 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा -4 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे -4 -8 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, या फिर -4 यदि मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो आएगा -2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आकर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा आपका -2, है ना। एक मिनट, ये आपका कितना आएगा, ये आपका -8 आएगा ना, -4 -1 -8 आएगा, सॉरी हाँ, तो ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Geometrically real part of z square minus iota equal to 2 where iota is equal to √-1 and re is the real part represents। तो re जो है मेरा रियल पार्ट है। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेता हूँ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू 2। हमसे बोला है इसका रियल पार्ट तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोल रहा है उसकी वैल्यू 2 के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरी 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले रो से एक्सपेंड करता हूँ, है ना। इसकी वैल्यू बाद में, इसकी रिक्वायरमेंट बाद में पड़ेगी। इसको मैं पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा, तो आएगा पी ए इंटू आर ए इंटू क्यू ए माइनस पी बी इंटू पी सी, ये आएगा। उसके बाद माइनस क्यू बी, यहाँ पे आएगा क्यू सी इंटू क्यू ए माइनस आर बी इंटू पी बी प्लस आर सी इंटू क्यू सी इंटू पी सी माइनस आर ए इंटू आर बी, ये आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आएगा पी ए इंटू ए स्क्वायर क्यू आर माइनस पी स्क्वायर बी सी प्लस सॉरी माइनस क्यू बी, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर पी आर माइनस बी स्क्वायर पी आर प्लस आर सी इंटू सी स्क्वायर क्यू पी माइनस आर स्क्वायर ए बी, ये आएगा। और देखते हैं आगे, यानी कि आप देखोगे, आप पाओगे कि आपके पास आया ए क्यूब पी क्यूब पी क्यू आर माइनस पी क्यूब ए बी सी, फिर माइनस क्यू क्यूब माइनस क्यू क्यूब, आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे बी लिखा हुआ ना, ए बी सी, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस बी क्यूब पी क्यू आर, यहाँ पे आपका आएगा सी क्यूब पी क्यू आर माइनस आर क्यूब ए बी सी, ये आ गया। फिर अगर आप पी क्यू आर कॉमन लोगे, सब में से पी क्यू आर कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर यहाँ से माइनस ए बी सी कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, यह कॉमन आएगा। अब देखिए, हम सभी को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी वेन एवर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है 3ab। तो भैया हमको पहले से यहाँ पे दे रखा है क्या कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू भी जीरो है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी 3abc के बराबर, और इसकी वैल्यू भी आपके किसके बराबर हो जाएगी 3pqr के बराबर। तो यानी कि 3abcpqr माइनस 3abcpqr, काट पीट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women. द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव एग्जैक्टली वन वीमेन इज, मतलब कि कमिटी में हमारे को दो लोग चाहिए, वो जो किन में से, 2 men में से और 2 women में से, और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो कमिटी है उसमें एग्जैक्टली वन। देखो हमारे पास टोटल 3 केसेस बन सकते हैं कि या तो हम दोनों women ले लें, या तो हम दोनों men ले लें, या फिर हम एक women या एक men ले लें। अब ये जो हमसे जो केस कह रहा है, हमें कौन सा केस लेना है, हमें लेना है एग्जैक्टली वन वुमेन वाला, यानी कि हमें ये वाला केस लेना है। तो इस वाले केस में हम 2 में से एक वुमेन को चुनना है और 2 में से एक मैन को चुनना है अपॉन में। नीचे में आप सारे के सारे सैंपल स्पेस आ जाएंगे। 2 वुमेन को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 में से 2c2 से। 2 मैन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं 2c2 से, और इसको तो हम देख ही चुके हैं कैसे 2c1 प्लस 2c1 इंटू 2c1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/1 + 1 + 4 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3, ऑप्शन नंबर बी 2/3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। Let a die be loaded in such a way that even faces are twice likely to occur as the odd faces. यानी कि हमसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फेसेस आर ट्वाइस लाइकली टू अकर एज ऑड फेसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फेसेस यानी कि 2, 4, 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, किससे 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, यानी कि 1, 3 और 5। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इन सबको ऑड वाले फेसेस का x मान लेता हूँ, तो इवन वाले फेसेस का 2x हो जाएगा। तो इवन तो ऑड वाले फेसेस का 2x + 2x + 2x 6x हो जाएगा, और इसका x + x + x कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3x हो जाएगा सॉरी। तो ये 9 ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 9x की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 1/9 आ जाएगी, है ना। तो यार 2/9। अब हमसे कह रहा है कि डाटा प्राइम नंबर विल शो। प्राइम नंबर क्या क्या है मेरे पास, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2, 3 और 5, 2 में क्या है मेरे पास, 2 का मेरे पास है 2/9, और 3 और 5 का मेरे पास 1/9, 1/9। तीनों को ऐड कर देंगे तो 4/9 मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है बताता हूँ। लेट द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मत भूलिएगा। इंटीजर्स अप टू 50, x डिनोट्स नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड x y डिनोट्स ऑड नंबर्स। अब देखिए x की बच्चा क्या करेगा, x की वैल्यू निकालेगा 3, 6, 9, 12 ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक 48 तक जाएगा। फिर यहाँ पे y निकालेगा क्या, विच आर ऑड नंबर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 एंड सो ऑन। हमसे कह रहा है कि p ऑफ x की वैल्यू 8/25 है। अब यहाँ पे वो इसको काउंट करेगा तो क्या 3, 6, 9, अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 36 के बाद क्या 39 के बाद 42 के बाद 45 के बाद 48 यानी कि 16। वो कहेगा कि भैया मेरे पास ऐसे टोटल x की वैल्यू आ रही है मेरी 16 आउट ऑफ 50 नंबर्स, यानी कि कितनी आ रही है 8/25। वो सोचेगा 8/25, यहाँ भी दिया 8/25, इसको टिक मार के चलाएगा। पी या वाई की वैल्यू 1/2 है, जाहिर सी बात है ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आधे आधे ही होंगे, तो 1/2 हो जाएगा इसका, तो वो उसको टिक मार के चलाएगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव, यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है। नॉन नेगेटिव में हम 0 को भी लेके चलते हैं, नॉन नेगेटिव में हम 0 को भी लेके चलते हैं यहाँ पे, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 50 को ना लेने के बजाय हम यहाँ पे 51 लेंगे, और यहाँ पे 1/2 मतलब 25/50 की जगह हम 51 लेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है मेरा ये होगा। तो यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक्स करके यहाँ पे बोथ 1 और 2 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम 0 को भी काउंट करते हैं, 0 को भी हम बेसिकली काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया करे ना, सीधे सीधे यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया करिए।
हमसे पूछ रहा है ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो हमको पी ऑफ बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि ये हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी ऑफ बी में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें ये मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया हुआ है, हमको पी ऑफ बी निकालना है बस। उसके बाद पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है बस। तो पी ऑफ बी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी का 2/3 इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 1/6। तो पी ऑफ बी कितना आ गया यहाँ से, 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6, 2 4 माइनस 3 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6, 1/6 है ना। मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/6। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल। बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स के। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मैंने आपसे कम्युनिटी टाइप में भी पूछ रखा हुआ है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा रेंज इज अ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। तीसरा मेन डेफिनेशन इज टेकन व्हेन मेजर फ्रॉम इज लीस्ट, ये बिल्कुल सही है। हमारा ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में से थ्योरेटिकल पार्ट थोड़े से ज़्यादा आता है। 2 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। अच्छा, गिवन दैट ये वाला अरिथमेटिक मीन का सैंपल है, हमको दे रखा है जो हमारा अरिथमेटिक मीन है 24 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो है 0, 15 ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो मेरा जो है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इस बात, पहली बात को समझिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेसिकली समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार आपका होल स्क्वायर अपॉन n। ये होता है, ये मेरा होता है जो फॉर्मूला, ठीक है ना। ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे दे रखा है कि जो मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 और मीन 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन 0, ठीक है। ये मुझे दे रखा है 0, यानी कि कहने का मतलब है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन जो मुझे 0 दे रखा है। अब ज़रा इस बात को समझिए, इस बात को ज़रा थोड़ा सा गहराई से समझिए। ये जो टर्म है ना, ये जो चीज़ है मुझे, ये इसके अंदर की चीज़ मुझे 0 दे रखी है। तो आपका हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो मेरा एक्स आई आ रहा है, जो मेरा जो है एक्स आई माइनस वो मेरा एक्स बार के बराबर आ रहा है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई भी नंबर अपने मीन के बराबर, तब मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उसके मीन के बराबर तभी आ सकता है जब सारे के सारे नंबर जो हमारे ऑल 20 ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जो ऑल 20 कितने 20 ऑब्जर्वेशन है ना, सैम्पल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस। तो 15 ऑब्जर्वेशन जो है हमारे वो सब के सब आर सेम नंबर, दे आर द सेम नंबर, सेम नंबर, सभी के सभी सेम नंबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वही आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन दे रखा है वो 24 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द, अब देखिए चाहे कितने भी आप ले लो, स्मॉलेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ले लो, या फिर एनी 5 ऑब्जर्वेशन ले लो, या फिर ऑल 5 ऑब्जर्वेशन ले लो, या फिर लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ले लो, सबका अरिथमेटिक मीन सेम ही आएगा, सबका जो है अरिथमेटिक मीन सेम ही आएगा विच इज़ 24, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो हमको बोल रहा है। अब देखिए हम सभी को पता है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का तो साइन जो है मेरा सेम होता है, साइन जो है मेरा वो बेसिकली सेम होता है, ठीक है ना। साइन सेम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो गया और ऑप्शन नंबर सी तो गया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि आर स्क्वायर की वैल्यू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के बराबर होती है। तो जो मेरा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स है वो मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर सकता है। तो अगर थर्ड वाले और फोर्थ वाले ऑप्शन को देखें तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आएगा 10/9। अब 10/9 जो है मेरा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी नहीं होगा, मेरा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एज 1/12। व्हाट इज द बी स्लैश ए बार? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए बार कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर से वही बनाइए यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए बार इंटरसेक्शन बी कौन सा हो जाएगा आपका, ए बार इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो आपको यानी कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है मुझे 1/6, ये आपका दे रखा है 1/12, फिर आपका 1/12, आपका 1/6, तो 1/12 इंटू 6 अपॉन 1,
सॉरी ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आएगा, नीचे ए बार आएगा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। 1/6 माइनस 1/12 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 1/12 डिवाइडेड बाई 2/3, तो इंटू 3/2, 1/8 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू, 5/9। तो यहाँ पे आप एन पी की वैल्यू 2/3 रखोगे तो 2/3 इंटू क्यू की वैल्यू 5/9 दी हुई है, यहाँ से कटा है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। एन की अब हमको चाहिए अब n की वैल्यू चाहिए, तो n इंटू पी की वैल्यू 2/3 दी हुई है, तो n इंटू n/6 की वैल्यू n/6 की वैल्यू दी हुई है मुझे 2/3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। हमको चाहिए x इक्वल टू 2 पे, यानी कि 4c2, p की वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 इंटू 2 और 5/6 इंटू 2, 4 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 36, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, इंटू 3 यहाँ कर लो, यहाँ पे 2 नीचे लगाओ, और 6 इंटू 6 इंटू 36, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 25/216 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The probability that a ship safely reaches a port is 1/3. The probability that out of 5 ships only at least 4 ships arrive would say, यानी कि 5 में से at least 4, तो 1 माइनस probability 1 could not arrive, 1 ship could not arrive, 1 ship could not arrive, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 5 में से 1 शिप आराम से नहीं आ पाई, आराम से नहीं आ पाई, तो नहीं आ पाई, तो नहीं आ पाने का कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 4 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 243 हो जाएगा, तो 243 माइनस 10 हो जाएगा 230। यहाँ पे अराइव होना चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ओनली 1 शिप कुड अराइव, तो यहाँ पे बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 81 अपॉन 243, 243 सॉरी 16 होगा ना ये या फिर आप एक काम करिए, ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मुझे भी थोड़ा हो रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा इसको, इसे नॉर्मल मेथड से करते हैं, है ना, नॉर्मल वाले जो मेथड है उनसे करते हैं, देखिएगा। देखिए हमसे कह रहा है एटलीस्ट 4, यानी कि 5 में से 4 शिप पहुंच गई सेफली, तो आपका हो जाएगा 2/3 की पावर 1, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 5 C5, यानी कि पाँचों की पाँचों शिप पहुंच जाएगी, तो 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 0, तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 243, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 243, तो क्या आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 243। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। चलो हमें आपसे कह रहा है कि एटलीस्ट 2 पर्सनस का जो है आउट ऑफ 3 पर्सन और बॉर्न इन द सेम मंथ। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम एक इवेंट ए मान लेते हैं जिससे कि उन दोनों में से ऑल थ्री बॉर्न इन सेम ईयर, ऑल 3 बॉर्न इन सेम ईयर। दूसरा कि two of them any two of them born in same year, born in same year। और हमारे पास एक इवेंट मान लेते ही कि एटलीस्ट जो हमसे पूछा हुआ है ये वाला, एटलीस्ट 2 persons born in same year, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, ऑल 3 born in same month, ऑल 3 born in same month मतलब 12 मंथ है, 12 में से अगर 12 मंथ किसी भी एक मंथ में आ सकता है, और अगर पूरा टोटल केस की बात करें तो वो 12 इंटू 12 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले केस पे कि 2 ऑफ देम। अब 2 ऑफ देम में क्या हो जाएगा कि 3 में से किसी भी 2 आदमी को चुनो और उनमें से एक का बर्थडे, जैसे 3 में से किसी भी 2 आदमी को चुनो और उन दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आ जाता है, तो मान लेते हैं सपोज 12 ही आ गया,
और एक बार जो बचा वो 12 एक मंथ को छोड़ के किसी भी 11 बचे हुए मंथ में आ सकता है, और नीचे वही आ जाएगा आपका 12 है ना। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो हमको चाहिए एटलीस्ट टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू, तो आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ देम टुगेदर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। 12 प्लस 3 इंटू 12 प्लस इंटू 11, 33 इंटू 12, तो 33 इंटू 12 यहाँ पे आएगा अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 12 इंटू 34 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ से ये कटा और यहाँ पे कटेगा तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 17, तो 17 अपॉन 72 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आए। इट इज गिवन दैट एक्स बार की वैल्यू 10 है, वाई बार की वैल्यू 90 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 है, सिग्मा वाई की वैल्यू 12 है, आर एक्स वाई की डायरेक्शन है इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। आर की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.8, सिग्मा एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है 3 और सिग्मा वाई की वैल्यू मुझे दी हुई है 12, तो 0.2, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2 इंटू वाई माइनस 90, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x इक्वल टू 0.9 माइनस 90 18 आएगा, 18 तो माइनस 18 प्लस 10 आएगा -8 प्लस 0.2 वाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अब 3 आ गए, तो 3 में भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे, जैसे ये बनाया मैंने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे 3 मैंने बना दिया। अब हमसे कह रहा है कि ये जो इवेंट्स हमको दे रखे हैं, ये हमारा इवेंट ए है, ये हमारा इवेंट बी है, ये हमारा इवेंट सी है, ठीक है। अब हमसे यहाँ कह रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब सी बार को छोड़ के, मतलब इस पूरे सर्कल में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। हमसे कह रहा है फिर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो इतना सी पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 1/3, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, यानी कि सी वाला भी सारा छोड़ देंगे और ए वाला भी सारा छोड़ देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ये वाला वो मुझे कितना दिया हुआ है 1/3 दिया है। हमसे कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बताओ, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे बतानी है इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो भैया ये जो ग्रीन कलर है, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर है प्लस ये जो रेड वाला कलर है और प्लस ये जो ब्लू वाला कलर है, ये तीनों के तीनों बी के अंदर आ रहे हैं, और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे 3/4 है ना। मुझे निकालना है ये, तो इसको मैं बोल देता हूँ, सपोज मैं इसको इसी कलर से दिखाता हूँ, दिस है ना, प्लस अब रेड की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 1/3, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 1/3 इज इक्वल टू 3/4, तो जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3/4 माइनस 2/3, 9 माइनस 8 यानी कि 1/12। मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका 1/12। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि ये हमको पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें कि हमको बताना है कि जो पाई चार्ट बनाते हो ना, ऐसे जैसे अब 2 चार्ट हमको दिए हुए हैं, तो जो आप पाई चार्ट बनाते हो वो कुछ ऐसे बनता है, ये दो कुछ पाई चार्ट ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे जाता है, ऐसे ये ऐसे जाएगा, है ना। तो हमको पूछा कि इन दोनों का रेडियस आप कंपेयर करके बताओ, इन दोनों का आप रेडियस कंपेयर करके बताइए। तो जब आप इन दोनों का रेडियस कैसे बताओगे, जब रेडियस क्या होता है, ये पूरे सर्कल का रेडियस लेना है, तो चूंकि पूरे सर्कल का रेडियस लेना है और पूरे सर्कल के एरिया में ये जो पूरा एरिया आपको ये दिख रहा है, ये सारा का सारा, उसमें पूरा का पूरा जो है आपका टोटल आता है। यानी कि जब आप इन दोनों का टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा आपका 10,000 टोटल एक्सपेंडिचर। इसका टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना आ जाएगा, आएगा आपका 8 + 8 + 8 16 + 7 23 3 2 4 5 6 7 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका 24 + 7 1 3 4 5 6 7 8 8100। इसका आ रहा है 8100, इसका आ रहा है 10,000, तो इसका हम कर देते हैं। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो कि इसका इस पूरे का एरिया होता है, यानी कि πr² अपॉन πrb², वो आ रहा है आपका 10,000 अपॉन 8100। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया,
यहाँ से ये गया, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 अपॉन 81। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10/9। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इफ द वेरिएबल टेक्स वैल्यूज विद फ्रीक्वेंसीज दिस, तो इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सवाल है, हमसे कह रहा है कि मतलब 0 × 1 + 1 × NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3 + 4 × NC4 एंड सो ऑन टिल n × NCn, ये पूछ रहा है हमसे। अपॉन फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देंगे तो आएगा 1 + NC1 + NC2 + NC3 एंड सो ऑन टिल NCn। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 to the power n, 2 to the power n होती है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है 1 + x to the power n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है NC0 + NC1x + NC2x² एंड सो ऑन टिल NCn x to the power n। डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, विल गेट 1 + 1 n × 1 + x to the power n - 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब ये आपके आएगी NC1 + 2 × NC2x + 3 × NC3x² एंड सो ऑन टिल NCn x to the power n - 1, ये आएगा। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आएगा n × 2 to the power n - 1, ये आपका आ जाएगा NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आएगा आपका n × NCn, ये आएगा। और हमको यही देखिए, यही चीज़ हमको मिल गई ऊपर, है ना, ये आपकी ये वाली वैल्यू है। तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, n × 2 to the power n - 1 अपॉन 2 to the power n, यानी कि n × 2 to the power -1, यानी कि n/2। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, n/2, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन एन एग्जामिनी आइदर नोज द करेक्ट आंसर विथ प्रोबेबिलिटी p। तो एक इवेंट हम मान लेते हैं करेक्ट आंसर का, दूसरा इवेंट हम मान लेते हैं गेसेस का, b हम मान लेते हैं गेसेस का, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन करेक्टली इफ ही और शी गेसेस, मतलब सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, नोज, है ना, यहाँ पे नोज होगा, नोज द आंसर, नोज द करेक्ट आंसर, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक तीसरा इवेंट लेते हैं विच इज़ सपोज ई। तो यहाँ पे ई हमने इवेंट लिया कि उस बच्चे ने जो है इफ़ द एग्जामिनी आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि उसने करेक्टली आंसर कर लिया। तो हम एक इवेंट ले लेते हैं कि उसने करेक्टली आंसर किया, बेस थ्योरम का सवाल है, करेक्टली आंसर उसने किया। हमको चाहिए कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी रियली नोज द आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी रियली नोज द आंसर। रियली नोज में कौन सा हो जाएगा, मेरा ए वाला आ जाएगा। यानी कि हमसे क्या जानना चाह रहा है, ये हमसे जानना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E, probability that he or she really knows the answer। तो probability of A into P of E by A, ये होगा into probability of A into probability of E by A plus probability of B into probability of E by B, ये हमको निकालना है। हमको ये तो पता है, इतना तो हमको पता चल चुका है यहाँ से कि that either he knows the correct answer with probability p, he knows the correct answer with probability p, यानी कि probability of a कितना हो जाएगा p, और guesses the answer, तो probability of b कितना हो जाएगा 1 - p, ठीक है। the probability of answering a question correctly, यानी कि answering a question correctly if he or she merely guesses मतलब p of e by b जो हमको दिया वो कितना दिया हुआ है 1/m, हमको चाहिए P ऑफ E बाई, हमको P ऑफ E बाई ए तो नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। P ऑफ E बाई ए का क्या मतलब हो जाएगा, P ऑफ E बाई ए का मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली गिवन दैट ही और शी नोज द आंसर। अब जो उसको आंसर पता भी है और उसने सही मारा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालिए। ए कितना है मेरे पास, ए मुझे दिया हुआ है P, E बाई ए कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे दिया P, यहाँ पे दिया 1 - p इंटू 1/m। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा MP अपॉन MP प्लस 1 - p, तो यहाँ पे हो जाएगा MP अपॉन 1 + m - 1 इंटू p, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा MP अपॉन 1 + m - 1 इंटू p। नेक्स्ट वाला सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन x1 और x2 का। तो अरिथमेटिक मीन तो ये हो जाएगा और डिफरेंस ज्योमेट्रिक मीन का ये हो जाएगा,
ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस या फिर x1 प्लस एक्स टू माइनस टू रूट x1 x2 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रूट x1 माइनस रूट x2 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो जब यहाँ से रूट हटाओगे तो आपके पास आएगा रूट x1 माइनस रूट x2 इज़ ग्रेटर देन रूट 2। जब स्क्वायर हटाओगे दोनों साइड तो ये आपका रूट x1 माइनस रूट x2 का मॉड ले लेना है यहाँ पे, मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, वेरिएंस अनअफेक्टेड नहीं होता, अनअफेक्टेड वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या फिर आप कह दो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक ऐसा टर्म होता है जो कि अनअफेक्टेड होता है ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के, वेरिएंस नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है ना, अभी हमने देखा। तो हमारा सेकंड ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5 स्टिक्स ऑफ लेंथ 1,3,5,9, मतलब 3 ऑफ दीज स्टिक्स आर सेलेक्टेड रैंडम। तो इस सब के कितने टोटल चॉइसेस बन सकते हैं? 10 5 C3, यानी कि टोटल 10 चॉइसेस बन सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। एक आपका बनेगा 1,3,5, एक आपका बनेगा 1,3,7, 1,3,9, फिर यहाँ से आएगा 1,5,9 या फिर 7, फिर 1,5,9, फिर यहाँ से आपका बनेगा 1,7,9, फिर आएगा आपका 3,5,7, 3,5,9, फिर आएगा 3,7,9, फिर आएगा 5,7,9, ये आएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 चॉइसेस हैं आपके पास, है ना, 10 चॉइसेस हैं आपके पास। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टिक्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो भैया हमको पता है कि इन तीनों में से किसी का भी दो का जो सम होना चाहिए वो तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इन दोनों का सम करोगे तो 4 आएगा। 4 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। इन दोनों करोगे ये भी नहीं होगा, 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 ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। तो टोटल 3 चॉइसेस हैं आउट ऑफ 10। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0.3, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लास्ट वाला सवाल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन आर 0.2 एंड 1.8। बहुत ही सिंपल है भैया। जब r की वैल्यू निकालनी तो क्या होता है? अंडर रूट bxy इंटू byx। ये हमको bxy दिया हुआ है, ये हमको byx दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका कितना आएगा? 0.2 इंटू 1.8। r की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.36। तो 0.6 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे अपना एंड करते हैं और बाकी सारे के सारे आपके जो PYQs हो गए हैं, ठीक है। कम्युनिटी टैब पे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अपकमिंग NDA एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। अब बस डेट आ ही गई है ना, डेट पास आ गई, तो अब थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जहाँ भी आपके डाउट्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिए। थैंक यू।